हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे। इतिहास की कक्षा 6 की किताब हम पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें उसको हम निकाल के आपको समझाएंगे। बाकी वैसे तो पूरी बुक है, इस पे पढ़ सकते हैं आप। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें है कि आप अपने इतिहास के बारे में कैसे जाने होंगे कि 200 साल पहले क्या हुआ था, 300 साल पहले क्या हुआ था, या कैसे हम पिछली घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। कैसे हम जान लेते हैं, या तो किसी से सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन बहुत पहले की बातें कैसे जानते थे, जब किताबें भी लिखी नहीं जाती थी, रेडियो भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तब आप कैसे जानेंगे। तो वही कहा गया है, इसमें कहानी में बताया गया है कि लोग कहाँ रहते थे। तो ज़्यादातर लोग वहाँ रहा करते थे, पुराने ज़माने के लोग, जहाँ आ, जहाँ पे उनको पानी की सुविधा होती थी, जहाँ उनके खाने पीने का सामान मिल जाता था। तो ज़्यादातर नदियों के किनारे बसा करते थे। ज़्यादातर कहाँ बसा करते थे? नदियों किनारे। और एक जगह से दूसरे जगह वो टहलते रहते थे शिकार के तलाश में। एक जगह के पेड़ के पत्ते अगर खा लेते थे या तो कुछ भी ख़त्म कर देते थे, वहाँ शिकार नहीं मिलते थे, तो दूसरे जगह जाके बस जाते थे। एक जगह है, वो नदी अगर सूख जाए तो दूसरी नदी के पास जाते थे। इसी तरह टहल के खाना बदोश मानव थे, तरह तरह घूमते रहते थे। इसी तरह उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। एक क्वेश्चन इससे बनेगा कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो उत्तर पश्चिम में, यानी पाकिस्तान साइड। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, सबसे पहले 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। याद रहे, गेहूं तथा जौ जैसी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। फिर अगला फैक्ट इसमें क्या है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ मिलेंगी। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, आपको पता ही होगा। तो उत्तर पूर्व में गारो, ये देखिए गारो, यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का मैप है, इसमें देखिए यहाँ पे गारो पहाड़ी आपको दिख रही होगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा के नीचे गारो पहाड़ी, यानी मेघालय के पास, ठीक है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में था। विंध्य ये देख रहे हैं बीचों बीच, यहाँ पे विंध्य पहाड़ी ये दिख रही है आपको। विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। एनसीईआरटी में गाइस डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये फिर आप सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब जितने कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ले रहा है। तो जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, आपसे स्टेट नहीं पूछेगा, राज्य नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह से, तो वो विंध्य के उत्तर में कहाँ था? विंध्य के उत्तर में, क्योंकि वो देख रहा है कि एनसीईआरटी आपको पता है कि नहीं, ठीक है। फिर मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। सिंधु तथा सहायक नदी को पता लगाने के लिए आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिंधु नदी तंत्र हम पूरा आपको नहीं बता सकते। एनसीईआरटी हम देख रहे हैं, जो जो एनसीईआरटी में है उतनी बातें हम देखेंगे, ठीक है। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, याद है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अब चूंकि ये एनसीईआरटी में है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। गंगा नदी, सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो ये कहाँ पे है? सोन नदी बिहार में है, ठीक है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता। याद रहे, गंगा के दक्षिण में जो शहर थे, जो क्षेत्र थे, उनको मगध के नाम जाना जाता था। और उस समय मगध बहुत शक्तिशाली, मगध के शासक हुआ करते थे, ठीक है। ये लोग एक विशाल राज्य बना के रखे थे। और इसके बारे में फैक्ट क्या है, और बाकी सब यही है। मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक दूसरे स्थान पर जाते रहते लोग, कैसे कैसे आते थे। कुछ धार्मिक गुरु एक जगह से दूसरे जगह शिक्षा का उपदेश देने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए जाके बस जाते थे। तो ये है। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आपको जान ही सकते हैं। एक बार फिर से मानचित्र को देखिए। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए आज लोग व्यापार करने के लिए जाते हैं, बहुत काम करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो सफ़र बहुत। अब देखें, अगला फैक्ट इसमें है, इस चैप्टर में जो जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, वही सारी बुक आपको पढ़ना नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है। देश के नाम, देश के नाम क्या है इसमें? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से, यूनानी लोग लाए थे। इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सिंधु नाम संस्कृत भाषा का है, याद रहे, ठीक है।
अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, ठीक है ये। अब अतीत के बारे में कैसे जानें, अतीत के बारे में हम कैसे जानें, इतिहास के बारे में कैसे जानेंगे हम, कोई हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हों उसमें जान लें। तो याद रहे पहले पहले जो है ये कंप्यूटर टाइपिंग से बुक नहीं लिखी जाती थी, हाथ से बुक लिखी जाती थी। तो उसको क्या कहते थे, पांडुलिपि। क्या कहते थे, पांडुलिपि। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्रायः किससे बनती थी, ताड़ पत्रों से। ताड़ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती हैं। तो याद रहे पहले की पांडुलिपियां किस पे लिखी जाती थी, ताड़ के पत्रों पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला, हम अभिलेखों का फिर और कैसे जान सकते हैं, अभिलेखों से। किससे जान सकते हैं, अभिलेखों से जान सकते हैं। अभिलेख कैसे जानेंगे, अभिलेखों से हम। अगला हम किससे जान सकते हैं, अभिलेखों से। अभिलेखों से कैसे जान सकते हैं, पत्थर पे खुरच खुरच के लिखवाया जाता था। राजा लोग पहले कागज वगैरह था नहीं, तो पत्थर पे खुरच के लिखवाते थे। ठीक है, तो अभिलेखों से जान सकते हैं। दूसरा इतिहास के बारे में, पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष। जो इमारत बनी थी तो वो धंस गई, टूट गई, तो उसको पुरातत्वविद लोग खुदाई करके, औजार जो पुराने कुल्हाड़ी वगैरह देख के जान पाते थे लोगों की कला कैसी थी। ठीक है, हथियार बर्तन देख के जानते थे लोगों को किस तरह चित्रकारी आती थी। आभूषण गहने जो हुआ करते थे उससे पता लगा सकते हैं इतिहास के बारे में। थोड़ी थोड़ी जानकारी हर जगह से लेते हैं। सिक्के देख के जान जाते थे, सिक्कों पे कैसे चित्र बने होते थे उससे कुछ जानकारी मिलती थी। खुदाई करके जो ईंट वगैरह निकलती थी, पत्थर पकी मिट्टी, तो कुछ धातुएं मिल जाती थी, उससे पता चल जाता था कि लोग क्या पहनते हैं, सोना चांदी प्लेटिनम क्या यूज करते हैं। जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों से हमें ये पता चलता है कि लोग कौन से जानवर का शिकार करते थे, क्या ज़्यादा मारते थे, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, तो इससे पता चल जाता है। अगला, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। एक शब्दों में इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था देख लिए। अब तिथियों का मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, 2001, 2020, 2023, इससे कैसे आया, ये कैसे आया। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः अगर आप कह रहे हैं सन 2000, वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद, यानी जैसे ये 2023 चल रहा है ना, तो ईसा मसीह के जन्म के 2023, उनका जन्म हुए 2023 साल हो गए। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व करके लिखी जाती हैं के रूप में जानी जाती हैं। इसे हम पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जरा देख लीजिए इतिहास और तिथियां क्या है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। आप देखे होंगे इंग्लिश में लिखा रहता है बीसी, ठीक है, और ईसा पूर्व हिंदी में लिखा रहता है। इसका तात्पर्य है इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखे होगे, एडी लिखा होता है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई लिखा होगा तथा बीसी की जगह बीसीई लिखा होगा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग होता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग अलग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 साल पहले यहाँ प्रारंभ हुआ है ये तिथि। कभी कभी अंग्रेज के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। ठीक है, जैसा कि अब हम लोग देखेंगे अन्यथा जैसा हमने पढ़ा है, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। उन्हें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं, याद रहे ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, इसको कारतूस कहते हैं। क्या कहते हैं, कारतूस। देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है। ये एक पत्थर मिला है, ये देखिए ये जो छपा हुआ है, ये चित्र बने हैं ना,
मिस्र के रोसेट्टा से मिला है। इसमें विभिन्न भाषाएं लिखी हुई हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, यूनानी भाषा में लिखा गया है। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे गए हैं, जिसे कारतूस कहा जाता है। याद है इसको क्या कहते थे? कारतूस। तो पूछा जाए कारतूस क्या था पुराने ज़माने में, तो कारतूस क्या था, इसमें जो राजा और रानी के नाम एक फ्रेम में लिख देते थे तो उसको क्या कहते थे? कारतूस। क्या कहते थे? कारतूस। ठीक है गाइज, ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर 1, अध्याय 1 आपका ख़त्म हो गया एनसीईआरटी का। अब हम लेके आएंगे अध्याय 2 अगले वीडियो में। तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो शेयर करिए।